हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो हमने पिछली वीडियो में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था बेटा। अधिशोषण हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया था, थ्योरी समझ ली थी। और हमने अवशोषण अधिशोषण में अंतर भी देख लिया था, हमने शोषण भी देख लिया था, हमने विशोषण भी पढ़ लिया था। तो आज हमें पढ़ना है अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है बेटा? टू टाइप्स। कितने प्रकार का अधिशोषण? टू प्रकार का, दो प्रकार का होता है। एक पहला है होता है भौतिक अधिशोषण, दूसरा कौन सा होता है बेटा जी? रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, समझ गए इतना? दो अधिशोषण होते हैं। हंसी आती है ना। तो भौतिक में क्या होता है, रासायनिक में क्या होता है? तो कुछ तो नाम से समझ में आ रहा होगा। भौतिक में कुछ कोई भौतिक क्रिया होगी, रासायनिक में कोई रासायनिक क्रिया होगी ना। भौतिक अधिशोषण में क्या होता है? अधिशोष और अधिशोषक। अधिशोष क्या होता है? जो जिस पदार्थ का क्या होता है, अधिशोषण होता है, वो अधिशोष से होता है। और जिस जिस पदार्थ पर होता है वो अधिशोषक होता है। तो यहाँ पर जो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषण के मध्य दुर्बल बंध होता है। ये दोनों किस बंध द्वारा बंधते हैं? दुर्बल बंध। दुर्बल बंध में कौन सा बंध होता है? वांडर वाल। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनमें कौन सा बंध बनता है? इनमें कौन सा बल लगता है? इनमें कौन सा अट्रैक्शन लगता है? इनमें रासायनिक बंध द्वारा ये बने होते हैं। वो रासायनिक बंध में कौन सा? सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध या आबंध, जो भी आप कहो। समझ गए? बेसिक अंतर है। बाकी इनमें डिटेल में अंतर भी करेंगे हम, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल बंध, ब्रेकर में वांडर वाल बल होता है। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष तथा अधिशोषक के मध्य सहसंयोजक आबंध होता है, या फिर सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। वो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार डिसाइड कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इन्हें लिख लो बेटा, फिर इन्हें लिख लो बेटा जी, ठीक है। इन्हें लिख लो, दोनों हेडिंग डाल के जितना बोला मैं उतना लिख डालो। और भी कुछ पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि चलो डिटेलिंग में कर लेते हैं। भौतिक अधिशोषण के बारे में और सारी बातें जानते हैं, इसके बारे में और सारी बातें जानते हैं। हमने कल देखा था जो अधिशोषण होता है एक ऐसा होता है, उष्मागतिकी होता है। उष्मागतिकी नहीं, उस कैसी प्रक्रिया होती है, कैसी प्रोसेस होती है? ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। तो ऊष्मा इससे हीट बाहर निकलती है। हीट क्या होती है? बाहर निकलती है। हमने बताया था ना, कोई जैसे अनबैलेंस्ड आइटम होगा, अणु होगा, तो ये जुड़ना चाहेगा किसी से। कोई परमाणु होगा तो उससे क्या करेगा? अट्रैक्ट होगा, ये अट्रैक्शन होगा इनके मध्य। अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे दोनों पास आएंगे और यहाँ पे आबंध द्वारा, ये बंध द्वारा, ठीक है, जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या, बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी ऊष्मा मुक्त होगी। ऊष्मा मुक्त होती है, इसलिए क्या होती है ये? ऊष्मा छेपी प्रक्रिया। अधिशोषण कैसी प्रक्रिया है? ऊष्मा छेपी होती है, समझ गए। और यहाँ पे जो होता है, जो यहाँ पहले जो था उसकी एनर्जी हाई थी, तभी तो ऊर्जा निकली है। यहाँ पे बंध बनने पर ऊर्जा निकली थी। तो यहाँ पे अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले क्या था? अनस्टेबल था। अनस्टेबल था तो एनर्जी हाई थी इसकी, समझ गए। ये सब भी होता है। तो अधिशोषण एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया है, समझ गए बेटा जी? समझ गए?
चलो अगला देख लेते हैं। इसके और भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अधिशोषण के लिए डेल्टा डेल्टा जी का मान क्या होता है हमेशा, डेल्टा जी हमेशा क्या होगा बेटा जी, हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि इनकी गिब्स ऊर्जा जो होगी, इनकी गिब्स ऊर्जा क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, घटेगी हमेशा। अच्छा, गिब्स ऊर्जा होती क्या है, एक होती इंथैल्पी, एक होती है गिब्स ऊर्जा। इंथैल्पी जैसे कोई सिस्टम है, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है, कोई तंत्र है, उसके पास टोटल जितनी ऊर्जा होती है, चाहे वो काइनेटिक ऊर्जा हो, चाहे कोई सी भी ऊर्जा हो, आंतरिक ऊर्जा हो, बाह्य ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा हो, भौतिक ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा हो, तो सभी टोटल जो एनर्जी होती है, सारी एनर्जियों का योग क्या होता है, एंथैल्पी होता है। गिब्स ऊर्जा किस सिस्टम को कार्य करने के लिए, फ्रीडम, उसकी फ्रीडमनेस को बनाए रखने के लिए, उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, गिब्स ऊर्जा कहलाती है। समझ गए। जैसे कि मैंने कि कहा, मेरे पास ऊर्जा है इस टाइम 50,000 कैलोरी, 50 किलो कैलोरी ऊर्जा है, ऐसे बोल सकता हूँ, हालांकि ये बहुत कम है, 50 किलो कैलोरी ऊर्जा है। मुझे अभी पढ़ाने के लिए 30 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, तो जितनी टोटल है वो तो मेरी एंथैल्पी हो गई, जितनी की आवश्यकता है वो मेरी गिब्स ऊर्जा हो गई, और जितनी ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे 30 की ज़रूरत है तो 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है तो वो क्या हो गई, एंट्रोपी हो गई, एंट्रोपी हो गई। फार्मूला क्या बनता है गिब्स ऊर्जा का, ये तो आपने पढ़ा होगा, हालांकि मैं ये लेसन कराऊंगा तो बड़ा मस्त पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या बनता है, डेल्टा एच माइनस टी एस, ये तो बनता है, एंट्रोपी घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, एंथैल्पी से एंट्रोपी जैसे 20 थी तो घटा देंगे तो 30 ही तो आ जाएगा, 50 माइनस 20, 30 आ जाएगा गिब्स ऊर्जा का मान। समझिए, इसलिए ये फार्मूला लिखा जाता है। ये फार्मूला आपने बम्फर देखा होगा, क्या हो देखा होगा, बहुत ज़्यादा देखा होगा। समझ गए। टाइम के साथ साथ एंट्रोपी होती है, टी भी लगा रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सही है। समझ गया, टी भी लगा रहता है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला अभी, अधिशोषण के लिए गिब्स ऊर्जा का मान हमेशा क्या होता है बेटा जी, ऋणात्मक होता है। ये चीज़ यार, क्योंकि ये स्वतः होने वाला प्रक्रम है ना, इसमें किसी चीज़ की जरूरत है, यहाँ पे कोई से भी आइटम मिल जाता है, उससे जुड़ जाता है, उससे चिपक जाता है, तो ये स्वतः होने वाला प्रक्रम है, स्वतः होने वाला प्रक्रम है, इसलिए हमेशा, इसलिए क्या हो, ये क्या होगा, डेल्टा जी हमेशा ऋणात्मक होता है। यहाँ तक कि एंट्रोपी, यहाँ पे जो भी अधिशोषण के लिए होगा बेटा जी, अधिशोषण के लिए एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होगा, घटेगा। एंट्रोपी का मान क्या होगा, घटेगा। एंट्रोपी का मान घटेगा तो ये माइनस होगा, डेल्टा एस क्या आएगा, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो प्लस प्लस में ऐड हो जाएंगे, डेल्टा एच प्लस ये बन जाएगा, ये माइनस में होगा डेल्टा एस, तो एंट्रोपी हमेशा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो ये प्लस में आएगा, प्लस में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, जो ये एंथैल्पी होगी हमारी, यहाँ पे जो एंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। समझने की कोशिश करो, मैंने बताया यहाँ पे अधिशोषण एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एच हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, डेल्टा एच निगेटिव होगा तो एंट्रोपी निगेटिव होगी, और यहाँ पे डेल्टा एस भी निगेटिव होगा, ये भी है, हमेशा होगा। एंट्रोपी जो होगी वो भी क्या होगी, उसमें भी कमी आएगी, उसमें भी क्या आएगी, कमी ही आएगी। यहाँ पे सारे के सारे में कमी ही आती है, ठीक है। अब कोई चीज़ स्वतः मैं स्वतः बोलता जाऊँ, मैं जब चाहूँ ऊर्जा के अनुसार अपनी बोल सकता हूँ, जब चाहूँ बोलूँ, जब चाहे ना बोलूँ, ठीक है, मेरी ऊर्जा भी मेंटेन रहेगी। अब मैं स्वतः बोलता ही रहूँगा अपने आप, मेरे अंदर कोई कंट्रोलिंग ही नहीं, तो मेरी एनर्जी तो लेस होती चली जाएगी, मेरी सारी भी एनर्जी, गिब्स ऊर्जा भी निगेटिव होगी, और मेरी एंथैल्पी भी निगेटिव होगी, मेरी एंट्रोपी भी निगेटिव होगी, सब कुछ निगेटिव में चला जाएगा। वही चाल यहाँ होता है, समझ गए, सिंपल सी बात। चलो ठीक है, समझिए बेटा जी। चलो अगला, रासायनिक अधिशोषण डालो बेटा जी। रासायनिक अधिशोषण, जितनी परिभाषा मैंने बताई उतनी तो लिख ही लो, जितनी परिभाषा मैंने बताई। इस प्रकार के अधिशोषण में
अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य, अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य रासायनिक आबंध ब्रैकेट में सहसंयोजक आबंध। कौन सा आबंध? सह संयोजक, कोवलेंट बॉन्ड, संयोजक आबंध। बनता है या सहसंयोजक आबंध बनता है। समझ गए? जो कि क्या होता है, ये प्रबल बंध होता है। वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो, वांडर वाल बल जो होता है वो दुर्बल होता है, ये क्या होता है, ये प्रबल होता है, यानी कि ये ज़्यादा मजबूती से उसे आसानी से, उसमें भौतिक अधिशोषण जहाँ पे होगा उसमें आसानी से अलग किया जा सकता है अधिशोषक को अधिशोष्य से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है अलग करना दोनों को, क्योंकि ये स्ट्रांग फोर्सेस से जुड़े होते हैं ना। ये किससे जुड़े होते हैं? स्ट्रांग फोर्सेस से जुड़े रहते हैं। समझ रहे हो ना? ये किससे जुड़े होते हैं? स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। गिब्स ऊर्जा का मान यहाँ भी गिब्स ऊर्जा निगेटिव, वो सब निगेटिव होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा ना सोचना कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। एक क्वेश्चन बन जाता है बेटा जी, यह मानते हुए कि अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रिया है, ऊष्मागतिकी द्वारा दिखाई गई कि यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊष्मागतिकी समीकरण क्या होता है? ऊष्मागतिकी का समीकरण मैंने अभी जैसे बताया आपको, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये ऊष्मागतिकी का समीकरण है गिब्स ऊर्जा का। अधिशोषण में एंट्रोपी लिख लेंगे, अधिशोषण में एंट्रोपी डेल्टा एस का मान घटता है। घटता का मतलब क्या हुआ? इसे क्या करेंगे? नेगेटिव लेंगे, घटता है। अतः डेल्टा एस बराबर निगेटिव, डेल्टा एस बराबर क्या लेंगे बेटा जी? निगेटिव लेंगे। अच्छा, डेल्टा एस निगेटिव लेंगे तो यहाँ पे निगेटिव आ, इसको रखेंगे निगेटिव, तो निगेटिव फार्मूले में भी निगेटिव क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि अधिशोषण एक। ठीक है, आगे लिख लेंगे जिससे, आगे लिख देंगे स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए डेल्टा एच का मान, अतः डेल्टा एच का मान भी क्या होगा? निगेटिव होगा। समझ गए ना भाई? स्वतः प्रक्रम है तो मैंने बताया गिब्स ऊर्जा का मान घटता है, तो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल से समझाया मैंने। ठीक है, जब इसका मान भी निगेटिव आएगा तो ऐसे में तो अगर ये प्लस का है, ये माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस प्लस जुड़ेंगे तो प्लस में ही आएगा मान, क्योंकि स्वतः प्रक्रम के लिए निगेटिव होना चाहिए। ये निगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच का मान भी निगेटिव होगा तो इसको निगेटिव कर देगा। ठीक है, ये प्लस बन जाएगा, लेकिन ये निगेटिव होगा तो निगेटिव बना देगा, क्योंकि जो बेटा जी ये एंथैल्पी होती है ना, एंथैल्पी तो सबसे ज़्यादा होगी, एंथैल्पी का मान सबसे ज़्यादा होगा, गिब्स ऊर्जा से भी ज़्यादा होगा, एंट्रोपी से भी ज़्यादा होगा। जो हमारी कुल ऊर्जा, जैसे मैंने बताया था ना 50 कैलोरी ऊर्जा है मेरे पास, किलो कैलोरी ऊर्जा, तो मेरी एंट्रोपी वो एंथैल्पी थी, डेल्टा एच था। डेल्टा एच इसमें से सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़ी संख्या ही इसमें माइनस निगेटिव हो जाएगी, यही निगेटिव हो जाएगा, गिब्स ऊर्जा भी निगेटिव में आएगी। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब डालो आप भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर। हेलो बच्चों, अब देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। किसमें? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। देखो यहाँ पे लाइट लगते हो तो मैं बोलूँगा, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में पहला पॉइंट बोले तो इसमें अधिशोष्य, क्या बोला? अधिशोष्य। अधिशोष तो समझ गए होंगे ना आप क्या होता है। अधिशोष दुर्बल वांडर वाल बलों से क्या होता है? जुड़े रहते हैं। इसमें प्रबल वांडर वाल बलों से जुड़े होते हैं, जो कि क्या होते हैं? रासायनिक आबंध होते हैं। ठीक है, इसमें एंथैल्पी कम होती है, इसमें एंथैल्पी का मान उच्च होता है या अधिक होती है एंथैल्पी, ऐसे बोल सकते हैं। यह जो प्रक्रम होता है, यह जो प्रोसेस होता है बेटा जी उत्क्रमणीय होता है, मतलब रिवर्सिबल होता है, दोनों तरफ का हो सकता है। ठीक है,
उत्कमणीय मतलब समझते हो ना, इस तरफ को भी हो सकता है, इस तरफ को भी हो सकता है, ठीक है। पानी में गैस चिपक भी सकती है, पानी से गैस अलग भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे पानी रखें, यहाँ पे कोई गैस है, जैसे कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो पानी की सतह हो सकती है चिपकी रहे, कोई परमाणु चिपका रहे, दिखे ना हमें, चिपका रहे, हो सकता है कुछ देर बाद कुछ अलग भी हो जाए, तो दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। यानी कि ये भौतिक अतिशोषण क्या होता है, उत्कमणीय होता है। और इधर क्या होगा फिर, अनुत्कमणीय होगा। ये ताप बढ़ाने पर घटता है, भौतिक अतिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता, ध्यान देना, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थोड़ा सा ताप देंगे तो वो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागेंगे तो अधिशोषण कहाँ हो पाएगा, दोनों चिपकेंगे तभी तो अधिशोषण होगा, समझ गए। इसमें पहले तो बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर इतनी बांड जुड़े होते हैं मजबूती से, उतनी जल्दी छोड़ेंगे, लेकिन इतना कुछ ज़्यादा ताप बढ़ा रहे हो तो फिर घटेगा, फिर बांड टूटेंगे, भगेंगे एक दूसरे से, ठीक है, तब घटेगा। फिर इसमें क्या बहु अणु परत बनाती है, ये इसमें क्या, जैसे इसी पे है कोई पानी, इस पे इसी पे है अधिशोषण हो, इस बोर्ड पे ही हो, वाइट पानी डाल दें यहाँ पे हम, पानी इतने सारे बूंद इकट्ठा हो जाए, ठीक है, बूंद इकट्ठा हो जाए तो उसमें पानी की बहुत सारी परतें हो सकती हैं, बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, लेयर हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत बहु अणु परत बनती है, इसमें एक अलग मोनो लेयर बनती है ना, मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनती है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीमॉलिक्यूलर लेयर बनती है, ठीक है। इसमें कोई नया यौगिक नहीं बनता है, यहाँ पे कोई भौतिक क्रिया है, इसमें कोई रासायनिक बंध ही नहीं होता, तो क्यों नया यौगिक बनेगा। नया यौगिक कब बनता है बेटा जी, जब वहाँ पे कोई रासायनिक आबंध होता है, रासायनिक बंध बनता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है, तभी तो नया यौगिक बनता है। इसमें रासायनिक आबंध हो बनता है, इसलिए इसमें एक पृष्ठीय यौगिक भी बनता है। यह एक विशिष्ट क्रिया नहीं है, ये तो जनरली ऐसे हो जाती है, आया दोनों में अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, बस वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, बस ये हो गया। इसमें कोई विशिष्ट क्रिया होती नहीं, कोई सफल क्रिया है ही नहीं, लेकिन इसमें सफल क्रिया होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, बाकायदा पूरी क्या बनेगी, एक सहसंयोजक आबंध द्वारा ये दोनों जुड़ेंगे। आशा करते हैं अंतर इनमें समझ में आ गए होंगे। अब अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हमें पढ़ने, क्या पढ़ने, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो कई सारे कारक होते हैं जो अग्र लिखित हैं। पहला हो जाएगा पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा है ठोस अधिशोषक की प्रकृति, तीसरा है ताप का प्रभाव, चौथा है दाब का प्रभाव, और पांचवा हो जाएगा हमारा अधिशोषित होने वाले गैस की प्रकृति क्या होगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल बताए तो आपको पृष्ठ क्षेत्रफल, जब जैसे कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, उसका एरिया ज़्यादा होगा कम होगा तो कैसे प्रभावित होगा, आप खुद सोचो। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो जो अधिशोष्य होगा वो ज़्यादा दूरी तो ज़्यादा एरिया में फैल सकेगा, बात को समझ रहे हो। एरिया कम होगा तो इतने में फैल पाएगा। तो एरिया ज़्यादा होगा तो यहाँ पे अधिशोषण यहाँ पे सतह से ज़्यादा चिपकेगा, ज़्यादा आकर्षण करेगा, तो यहाँ पे अधिशोषण कम होगा, यहाँ पे अधिक होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अधिशोषण अधिक होता है, जितना क्षेत्रफल कम होगा उतना ही अधिशोषण कम होगा, यानी कि समानुपाती होता है। अधिशोषण समानुपाती किसके होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल के, समझ गए। एरिया के समानुपाती है कौन, एडजॉर्प्शन, समझ गए, समानुपाती है। उल्टा खड़ा होता तो बनता कम है मेरे से, चलो ठीक है, समझ गए बेटा जी। एरिया बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा, अधिशोषण मतलब बढ़ेगा, एरिया क्षेत्रफल घटेगा तो ये भी घटेगा, समझ गए, यही आपको नोट कर लेना है। चलो अगला क्या है, ठोस अधिशोषण की प्रकृति। अब ठोस अधिशोषक कौन सा पदार्थ होता है, जो तो जानते हो, जिस पर अधिशोषण होता है वो होता है अधिशोषक। उसकी प्रकृति कैसी है, एक ही पदार्थ, जैसे कि बहुत सारे समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न ठोस एक ही पदार्थ का, जैसे मान लो अधिशोष से हमने ले लिया नाइट्रोजन गैस ले लिया हमने, तो अलग अलग ठोस की प्रकृति के अनुसार अलग अलग अधिशोषण की मात्रा हो सकती है, बात समझे। ठोस में एक बार हमने निकेल ले लिया, एक जगह ठोस में हमने कोबाल्ट ले लिया, तो हो सकता है इसमें अधिक हो इसमें कम हो, तो अधिशोषक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है बात, ठीक है।
तो समान परिस्थितियों में ताप दाब उतना ही रखें। हम लिख लेना, समान परिस्थितियों में भिन्न भिन्न ठोस एक ही गैस को भिन्न भिन्न मात्रा में क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। जैसे सिलिका जेल होता है बेटा जी, कौन सा जेल, सिलिका जेल, ये नमी को अवशोषित करता है। इसका उपयोग वायु को सुखाने में करते हैं। अब वायु में जो नमी होगी, सिलिका रख दिया हमने, वायु में जो नमी होगी, वायु जाएगी, नमी को ये सोख लेगा, मतलब नमी इसकी सतह से चिपक जाएगी। ठीक है, जलवाष्प इसकी सतह से चिपक जाएगी, वायु क्या हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी। समझ गए। और भी हो जाते हैं, जैसे धातुएं हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं बहुत सारी, जैसे निकिल है, कोबाल्ट है, बहुत सारी होती हैं। समझ रहे हो, निकिल है, कोबाल्ट है, बहुत सारी संक्रमणित धातुएं होती हैं जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि गैसों को अवशोषित करती हैं। समझे बेटा जी। जो चारकोल होता है, चारकोल जानते हो, कार्बन का ही बनता है चारकोल। ठीक है, चारकोल होता क्या है, जो चारकोल के मास्क भी आते हैं तो मुंह पे लगाते हैं, तो जो दूषित वायु होती है बेटा जी, जो बड़े भारी कण होते हैं, हैवी आइटम होते हैं, परमाणु होते हैं, धूल मिट्टी कण होते हैं, उन्हें सबको क्या कर लेता है, शोषित कर लेता है। उन्हें भी अधिशोषण वो तो रुक जाते हैं, वो सतह पर चिपक जाते हैं चारकोल के। बाकी जो शुद्ध वायु होती है, अच्छी ऑक्सीजन, वो हमें हमारे श्वास नली द्वारा हमारे फेफड़ों में चली जाती है, तो ताकि हम स्वच्छ वायु लेने में भी अधिशोषण का उपयोग कर लेते हैं हम। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बातें। अब ताप का प्रभाव कैसे पड़ता, ताप का प्रभाव क्या होगा, जैसे मैंने बताया था ना, ताप बढ़ाओगे अधिशोषण क्या होगा, घटेगा। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होता है, घटता है। घटता है या बढ़ता है, बताओ बेटा जी। घटता है, जाहिर सी बात है। क्यों घटेगा, क्योंकि अणुओं के मध्य क्या होती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ताकि अणु जिससे दूर दूर भागते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कोई गैस है, अब यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी, गैस के अणु इस पर नहीं टिकेंगे, फिर भागेंगे इससे। ठीक है, क्योंकि बढ़ता है ना, आयतन बढ़ता है किसी पदार्थ का ताप देने पर। समझ गए। तो अधिशोषण क्या होगा, घट जाएगा। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। समझ गए। दाब का प्रभाव से बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि सतह पर अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, या फिर अधिशोषक कह सकते हैं। अधिशोषक की सतह पर अधिशोष से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। भाई देख लो, यहाँ पे गैस है, गैस में दाब डाले तो इससे ज़्यादा चिपकेगी, इससे आके ज़्यादा चिपकेगी बोर्ड से, तो अधिशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है। पानी फैला है इधर उधर, तो अब उसको दाब डाले तो इससे ज़्यादा सटेगा, इससे ज़्यादा चिपकेगा, तो अधिशोषण क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझिए। अब है अगला, अधिशोषित होने वाली गैस की प्रकृति। अब गैस की प्रकृति कैसी है, इस पर भी कहानी डिपेंड होगी। समझ गए। इस पर भी कहानी निर्भर करेगी। बहुत सारी गैसें होती हैं, कुछ के वे गैसें ज़्यादा अधिक अधिशोषित होंगी, जिनका क्या होगा, जो जल में घुलनशील होंगी, या फिर जिनका जो आसानी से सरलता से द्रवित हो जाते हैं, या फिर यूँ कह लें जिनका कांतिक ताप क्या होगा, अधिक होगा। जिनका कांतिक ताप क्या होगा बेटा जी, अधिक होगा। वो सभी क्या होंगी, अधिक अधिशोषित होंगी। समझ गए। ठीक है। समझिए। क्योंकि कांतिक ताप होता क्या है, ऐसा ताप जिस पर कोई गैस क्या होती है, जिसके नीचे कोई गैस क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है आसानी से, वह ताप कांतिक ताप कहलाता है। कौन सा ताप कांतिक ताप कहलाता है, वह ताप जिस पर कोई
गैस द्रवित नहीं होती, चाहे जितना ही दाब लगा लो फिर। ठीक है, तो उस ताप के नीचे अगर कांतिक ताप अधिक है, एक 20 डिग्री सेल्सियस एक का कांतिक ताप है, एक का 50 है, तो ये तो 20 डिग्री कमरे के ताप पर भी द्रवित नहीं होगी, फिर ये हो जाएगी। और जितना अधिक कांतिक ताप होगा उतनी अधिक क्या होगी, गैस अधिक अधिशोषित होगी। तो कांतिक ताप के आधार पर हम बता, जैसे 4 आसन दे दे, कह दे इसका कांतिक ताप इतना है, इसका कांतिक ताप इतना है, तो बताओ किसकी अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। कांतिक ताप जैसे हम लिख रहे हैं केल्विन में, H2 का लिख रहे हैं, N2 का लिख रहे हैं, CO का लिख रहे हैं, और लिख रहे हैं बेटा CH4 का लिख रहे हैं। इसका कांतिक ताप होता है बेटा जी 33, इसका होता है 126, और इसका होता है 134, इसका होता है 190। अब कौन सी अधिक अधिशोषित होगी? जाहिर सी बात है मीथेन होगी, CH4 होगी, क्योंकि इसका कांतिक ताप अधिक है, ये आसानी से द्रवित हो जाएगी। मीथेन आसानी से द्रवित हो सकती है, तो आसानी से जल में घुल भी सकती है, जल में घुल सकती है तो आसानी से ज़्यादा अधिक अवशोषित होगी, क्योंकि जल में जो चीज़ घुल जाती है उसका अधिशोषण क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, वो अधिक अधिशोषित हो सकती है। समझिए, गैस को ऐसे अधिशोषित करना मुश्किल काम है। हम गैस को इस पर अधिशोषित कराना चाहें बोर्ड पे, तो क्या होगी, क्या भगेगी वो। अगर वो लिक्विड में घुल जाए, पानी में घुल जाए, तो पानी की मदद से हम आसानी से उसे अधिशोषित कर सकते हैं, क्योंकि पानी भगेगा नहीं, पानी रुकेगा फिर। समझ रहे हैं ना? तो प्रभावित करने वाले कारक हो गए ख़त्म बेटा जी। अब आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अब इस पर अधिशोषण वाला कॉन्सेप्ट जो है अभी कल के लेक्चर में और चलेगा। ठीक है, कुछ सब तापी प्रक्रम है, जैसे लेगुमिन्यूर का है, ठीक है, फ्रेंडलिक का है, उन दोनों को पढ़ेंगे। आइसोथर्म है कुछ दोनों वैज्ञानिकों की, वो भी काम के इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, उतना आता नहीं वैसे बोर्ड में, पर पढ़ेंगे सब कुछ हम ना। वो ख़त्म हो जाएगा तो समझ लो आपका 40% लेसन ख़त्म हो गया। फिर आगे कोलाइडी विलियन लंबा टॉपिक बनता है, कोलाइडी विलियन लंबा टॉपिक बनता है। बाकी उत्प्रेरक वगैरह हैं, उत्प्रेरक छोटा टॉपिक है, वो 2 दिन में हो जाएगा। समझ गए बेटा जी? कोलाइडी विलियन 2-3-4 दिन लगेगा। ठीक है, तो बाकी आगे पायस मिलता है, पायस भी 1 दिन का टॉपिक है बस। तो आसानी से बड़ी जल्दी सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ते रहिए मन लगा के, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और ढीले मत पड़िए बस। ठीक है, चलो ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल।